हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को राज के उत्पत्ति का सिद्धांत बता रहा हूँ। राज के उत्पत्ति के सिद्धांत के इस क्रम में मेरा आज का वीडियो होगा ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को राज की उत्पत्ति की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत, युद्ध सिद्धांत, तीन सिद्धांतों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। इस वीडियो में मैं चलता हूँ ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत की ओर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कुछ कहता है। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज की उत्पत्ति ईश्वरीय रचना है। राज की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा की गई है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा ईश्वर का अवतार है, इत्यादि विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, जिसमें ये बताया गया है विभिन्न विद्वानों के द्वारा कि राज की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा है। जैसा हीगल ईश्वर के द्वारा किया गया है, जैसा कि हीगल कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। वहीं शक्ति सिद्धांत या युद्ध सिद्धांत क्या कहता है कि राज की उत्पत्ति युद्धों के द्वारा हुई है। जब एक योद्धा तैयार हुआ, राज्य में एक ऐसा योद्धा तैयार हुआ जिसने अपने प्रभुत्व से सबको अपने वशीभूत कर लिया या आधिपत्य कर लिया, और सभी लोगों ने उसको सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया और उसको अपना राजा मानने लगे और कर देने लगे, और इस तरह से राज की उत्पत्ति होती है। वही सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि राज की उत्पत्ति न तो ईश्वरीय रचना है, न तो यह शक्ति का परिणाम है, बल्कि राज की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का परिणाम है। राज की उत्पत्ति कैसे हुई है? व्यक्तियों के आपसी समझौते के द्वारा राज की उत्पत्ति हुई है, जिसमें मैंने आपको हाब्स के विचार, लॉक के विचार और जीन जैक्स रूसो के विचारों से आप लोगों को मैंने अवगत कराया था। लेकिन यह जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, यह कहता है कि राज की उत्पत्ति न तो ईश्वरीय रचना है, न तो युद्ध के द्वारा किया गया है, न तो यह मनुष्य के सामाजिक समझौते का परिणाम है, बल्कि राज की उत्पत्ति में विभिन्न तत्वों का योगदान रहा है। जब से आदिम समाज की उत्पत्ति हुई है, तब से धीरे धीरे क्रमिक रूप से राज का विकास हुआ है। राज की उत्पत्ति के सिद्धांत में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत की दो धारणाएं हैं। पहला है उदारवादी दृष्टिकोण और दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण, उदारवादी दृष्टिकोण, दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक है मैकाइवर, हेनरी मैन, बेजहार्ट और बर्गेश। इसके प्रतिपादक कौन है? मैकाइवर, बेजहार्ट, हेनरी मैन, बर्गेश इत्यादि विचारक इसके प्रतिपादक हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक एंजल्स। मैं आप लोगों को उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में अवगत कराऊंगा। जैसा कि उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज की उत्पत्ति क्रमिक विकास का परिणाम है। जैसा कि J.W. बर्गेश कहते हैं, J.W. बर्गेश कहते हैं कि राज्य इतिहास की उपज है। राज्य इतिहास की उपज है। राज्य इतिहास की उपज है तथा राज्य क्रमिक तथा निरंतर विकास का परिणाम है। राज्य का विकास धीरे धीरे होता है। राज्य कोई ऐसी चमत्कारिक संस्था नहीं थी कि यह अचानक अस्तित्व में आ गई। जैसा कि सामाजिक समझौते के अनुसार कि सारे मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे और अचानक एक दिन उनके अंदर बुद्धि आया, विवेक आया, विचार आया और उन्होंने आपसी समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति कर लिया। या फिर दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? देवताओं के द्वारा हुई है। तो ये इस तरह से यह ऐतिहासिक या विकासवादी दृष्टिकोण हमको यह बताता है
कि राज्य की उत्पत्ति जो है क्रमिक विकास का परिणाम है, यह इतिहास की उपज है, यह निरंतर विकास का परिणाम है। निरंतर जुगों जुगों तक निरंतर सभ्यता में, संस्कृति में बदलाव आता गया, प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव आता गया और इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है। धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य की उत्पत्ति में किसी एक तत्व का योगदान नहीं रहा है, बल्कि अनेक तत्वों ने सामूहिक रूप से मिलकर राज्य की रचना की है। वह तत्व कौन कौन से हैं? वह तत्व हैं, पहला रक्त संबंध है, रक्त संबंध। दूसरा धर्म। तीसरा आर्थिक आवश्यकताएं। नैतिक चेतना। तो राज्य की उत्पत्ति में इन विभिन्न तत्वों का योगदान है। अलग अलग समय में अपनी अपनी भूमिका में सभी तत्व जो है राज्य के निर्माण में सहयोग किए हैं, निर्वहन किए हैं। रक्त संबंध है, धर्म है, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, युद्ध या शक्ति है, राजनीतिक चेतना है और उसके बाद राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इन विभिन्न तत्वों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति है और विभिन्न तत्वों का योगदान रहा है। मैं आपको अब बता रहा हूं राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध का योगदान कैसे रहा है। रक्त संबंध। राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध का योगदान कैसे रहा है। रक्त संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम किनशिप कहते हैं या स्वजन समूह कहते हैं। किनशिप, इसको हम स्वजन समूह भी कहते हैं या इसको सजातता भी कहते हैं। ये जो रक्त संबंध है, रक्त संबंध के बारे में सभी विद्वान एक मत हैं। सभी विद्वान यह मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध का योगदान रहा है और यही रक्त संबंध सामाजिक संगठन का मौलिक आधार था। सामाजिक संगठन, जो सामाजिक संगठन होता है वह रक्त संबंध से ही होता है। सामाजिक संगठन का क्या था? मौलिक आधार था। मौलिक आधार। जो भी सामाजिक, उस समय जो भी सामाजिक संगठन हुआ करते थे, सामाजिक संगठन में एक ही समूह के लोग होते थे, एक ही जात के, यहाँ जात का मतलब एक ही रक्त संबंध से जुड़े हुए लोग रहते थे। जो रक्त संबंध था वह व्यक्तियों का जो समूह था वह समाज की इकाई था। व्यक्तियों का समूह समाज की इकाई। व्यक्तियों का समूह समाज की इकाई था। समाज की इकाई था, व्यक्ति नहीं थे। व्यक्ति समाज की इकाई नहीं था। यह जो व्यक्ति था यह समाज की इकाई नहीं था, बल्कि व्यक्तियों का जो समूह था, व्यक्तियों का समूह जो था यही समाज की इकाई था। और यह जो समाज की इकाई था, तो इसी समाज की इकाई से धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति होती है। यह जो समूह होता है वह रक्त संबंध पर आधारित होता है। जैसा कि इसमें अरस्तु है। अरस्तु का एक कहना है कि सबसे पहले परिवार बना। सबसे पहले क्या बना? परिवार बना। परिवार से क्या बना? कुटुंब बना। कुटुंब, और कुटुंब से क्या बना? कई कुटुंब बने, यानी कि गांव बने, ग्राम बना। ग्राम से क्या बना? राज्य बना। इस तरह से हम देखते हैं कि अरस्तु के अकॉर्डिंग, अरस्तु भी कहता है कि राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? परिवार के द्वारा हुई है। अरस्तु कहता है कि राज्य जो है कुटुंब का ही विराट रूप है। राज्य कुटुंब का विराट रूप है। कुटुंब का आकार धीरे धीरे फैलता गया और इसी से राज्य की उत्पत्ति होती है। यह परिवार, स्त्री और पुरुष के संयोग से परिवार की उत्पत्ति होती है। परिवार में कौन होता है? पति होता है, पत्नी, उसके बच्चे होते हैं, उसके दास होते हैं। लेकिन जब बच्चों के भी विवाह होने लगते हैं, उनकी भी पत्नियां हो जाती हैं, तो बच्चों का परिवार का आकार जो होता है वह बड़ा होने लगता है। सबकी आवश्यकताएं एक छत के नीचे पूरी नहीं होती हैं, तो यह इस तरह से कुटुंब बन जाता है। यानी कि कुटुंब जो क्या है वह परिवार से थोड़ा सा बड़ा है, कुटुंब। अब ये एक कुटुंब जो बन जाता है, यह कुटुंब, इस कुटुंब की संख्या भी बढ़ने लगती है। तो एक कुटुंब से कई कुटुंब हो जाते हैं, कई कुटुंब से
गांव हो जाते हैं, एक गांव बन जाता है, एक ग्राम बन जाता है, तो फिर उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उस निश्चित भूभाग में पूरी नहीं होती हैं, तो गांव के कुछ लोग निकलकर दूसरे जगह चले जाते हैं, तो दूसरा गांव बन जाता है। इस तरह से तीसरा गांव, चौथा गांव, पांचवा गांव, यानी गांव की संख्या बढ़ने लगती है और उसी से राज्य की उत्पत्ति होती है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टॉटल। इसी तरह से मैकाइवर कहते हैं कि रक्त संबंध ने समाज को जन्म दिया और कालांतर में समाज ने राज्य को जन्म दिया। मैकाइवर का भी कहना है कि रक्त संबंध ने समाज को जन्म दिया। मैकाइवर कहता है कि रक्त संबंध ने समाज को जन्म दिया और समाज से ही राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से विभिन्न विचारक यह मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध का योगदान रहा है। उस समय जो, चूंकि सारे विचारक तो ये मानते हैं कि रक्त संबंध में राज्य की उत्पत्ति में परिवार का योगदान रहा है। सारे विचारक ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में परिवार का योगदान रहा है, लेकिन परिवार का योगदान कैसे रहा है, परिवार का क्या स्ट्रक्चर क्या था, परिवार का स्ट्रक्चर क्या था, जो कुटुंब होता था, कुटुंब का स्ट्रक्चर क्या था। तो जो कुटुंब व्यवस्था का संगठन था, वह कुटुंब व्यवस्था के संगठन को भी लेकर विभिन्न विचारकों में मतभेद है। कुछ विचारक ये मानते हैं कि जो कुटुंब व्यवस्था थी वह पितृ प्रधान सत्ता थी, या फिर कुछ विचारक ये मानते हैं कि जो कुटुंब व्यवस्था थी वह मातृ प्रधान सत्ता थी। कुटुंब व्यवस्था का स्वरूप, कुटुंब व्यवस्था कैसी थी? पहला, पितृ प्रधान सत्ता, दूसरा मातृ प्रधान जो पितृ प्रधान सत्ता है, इसके प्रतिपादक सर्वप्रथम कौन है? अरस्तु हैं। पितृ प्रधान सत्ता का प्रतिपादक सबसे पहले अरस्तु हैं। अरस्तु कहते हैं कि परिवार में मुखिया का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। अरस्तु के अनुसार परिवार में जो मुखिया होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, वही परिवार का जो मुखिया होता है वही परिवार की सभी सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अरस्तु के पश्चात हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन का प्रसिद्ध विद्वान सर हेनरी मैन की एक पुस्तक होती है एंशिएंट लॉ, और दूसरी पुस्तक होती है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन जो पब्लिश होती है 1761 में इनकी पुस्तक पब्लिश होती है। हेनरी मैन अपनी इस पुस्तक में प्रतिपादित करते हैं पितृ प्रधान सत्ता का। हेनरी मैन ने अपने इस पुस्तक में पितृ प्रधान सत्ता का प्रतिपादन किया। उनका यह कहना है कि यह जो पितृ प्रधान सत्ता है यह प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। प्राचीन काल में सर्वत्र यह व्यवस्था विद्यमान थी। प्राचीन काल में जो होता था वह पितृ प्रधान सत्ता ही थी। हेनरी मैन कहते हैं कि कुटुंब जो था वह सबसे पहला सामाजिक संगठन था और इसी के फैलने से राज्य की उत्पत्ति होती है। कुटुंब सामाजिक संगठन था और इसी के फैलने से किसकी उत्पत्ति हुई? राज्य की उत्पत्ति होती है। अब हेनरी मैन जो होते हैं वह पितृ प्रधान सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। उनका कहना है कि जो वंश की गणना होती थी वह पिता के द्वारा होती थी, माता के द्वारा नहीं होती थी, और जो पिता था वही मुखिया होता था, वही सब कुछ होता था, अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करता था और और वंश की गणना उसी के द्वारा होती थी। तो परिवार में जो था वह जो परिवार का मुखिया था, परिवार का एक मुखिया होता है, यह सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। परिवार में कौन होता है? पति पत्नी बच्चे और दास होते हैं, ये परिवार के अंग होते हैं। और वहीं जब परिवार का आकार बढ़ने लगता है, एक पिता के कई बच्चे हो जाते हैं,
तो वह जो बच्चे होते हैं उनकी भी आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं। जब उनका भी जब विवाह होता है तो वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगते हैं और उनसे भी बच्चे पैदा होने लगते हैं। कुटुंब का आकार बढ़ने लगता है और जब कुटुंब का आकार बढ़ने लगता है तो यह कुटुंब जो होता है, कुटुंब का जो सर्वश्रेष्ठ वृद्ध होता है वह कुटुंब का मुखिया होता है। इसी तरह से जो परिवार होता है यानी कि कुटुंब जो होता है वह किस में बदल जाता है, जन में बदल जाता है। जन, इसका आकार जब फैलने लगता है यानी कि एक ही वंश के जो लोग होते हैं वह एक गांव में बस जाते हैं तो वह गांव जो होता है जन हो जाता है। और इसी तरह से एक जन जो होता है, जनों की संख्या जब बढ़ने लगती है तो वह गोत्र में परिणित हो जाते हैं, गोत्र में परिणित हो जाते हैं। जब जन का आकार बढ़ने लगता है तो उस जन का आकार जब बढ़ने लगता है तो वह उस स्थान पर अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं। परिणाम क्या होता है कि उनका फिर क्या होता है, वह दूसरे जगह पर प्रवास कर जाते हैं और वहां फिर एक गांव बसा लेते हैं। इस तरह से परिवार बना, सबसे पहले परिवार बना, परिवार से जन बना, जन से गोत्र बना और इसी यह गोत्र जब व्यापक रूप में फैल जाता है तो राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इस राज्य की उत्पत्ति में इस परिवार का, जन का और गोत्र का योगदान रहा है। परिवार का जो सबसे वृद्ध पुरुष होता था वह परिवार का मुखिया होता था, परिवार का एक तरह से प्रशासक होता था। इसी तरह से जन का जो सबसे वृद्ध पुरुष होता था वह जन का मुखिया होता था। गोत्र का सबसे जो वृद्ध पुरुष होता था वह गोत्र का मुखिया होता था, गोत्र का मुखिया होता था। यानी कि जो गोत्र का मुखिया होता था वह सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्यों को संपादित करने का आदेश देता था। सामाजिक और धार्मिक कार्यों को संपादित करने का आदेश देता था, क्योंकि यह सब कुछ जानता था। यह सब कुछ जो सबसे वृद्ध पुरुष होता था, सबसे अनुभवी होता था, यह सब कुछ जानता था और यह सभी प्रकार के आदेश जारी करता था और इसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। गोत्र के मुखिया को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और यही फिर जो बाद में है यही उस राज्य का यानी कि गोत्र का नेता हो गया और फिर धीरे धीरे बाद में राज्य का यही क्या हो गया, यही प्रशासक हो गया या यही राजा हो गया राज्य का। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है। पितृ प्रधान सत्ता की आलोचना भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा की जाती है, जैसे कि मैकलेनन है, एडवर्ड जैक्स हैं और मार्गन है। ये जो विचारक हैं यह मातृ प्रधान सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। मैकलेनन, जैक्स और मार्गन का कहना है कि पूर्व में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वह पितृ प्रधान सत्ता की आलोचना करते हैं। उनका यह मानना है कि प्रारंभ में पितृ प्रधान सत्ता नहीं होती है, प्रारंभ में कौन सी सत्ता होती है, मातृ प्रधान सत्ता होती है, क्योंकि विवाह जैसी संस्था का आविष्कार नहीं हुआ था, कोई प्रचलन नहीं था विवाह जैसी संस्था का। एक स्त्री का कई पुरुषों से संबंध होता था। मैकलेनन ने अपनी पुस्तक पैट्रियार्कल में पितृ प्रधान सत्ता की आलोचना की है। पितृ प्रधान सत्ता की आलोचना की है। इनका यह कहना है कि वंश की जो प्रारंभिक समाज होता है, जो आदिम समाज होता है, उस आदिम समाज में वंश की गणना माता के द्वारा होती थी। एक स्त्रियों का कई पुरुषों से संबंध होता था और ये जो आदिम जातियां जो होती थी उनका विभिन्न समूहों में बटी हुई थी, विभिन्न कबीलों में बटी हुई थी। हर कबीलों का एक टोटम होता था, यानी कि चिन्ह। टोटम का मतलब एक चिन्ह होता था। टोटम एक चिन्ह होता था। एक टोली की जो स्त्रियां होती थीं वह दूसरे टोली की सभी पुरुषों की पत्नियां होती थीं। इसी दूसरे टोली की जो स्त्रियां होती थीं वह दूसरे टोली के सभी व्यक्तियों की पत्नियां होती थी, यानी कि एक स्त्री का कई पुरुषों से संबंध होता था। ऐसे में जो वंश की गणना होती है वो माता के द्वारा ही होती है। माता ही अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पिता कौन होता है। तो इस तरह से
जो वंश की गणना होती है वो माता के द्वारा होती है, विभिन्न टोलियों में होते हैं, विवाह जैसी कोई संस्थाएं नहीं होती हैं। तो लेकिन धीरे धीरे यह समाज पहले सरल अवस्था में होता है, सरल अवस्था से वह जटिल अवस्था में जाने लगता है। जब माताएं अपने बच्चों की देखभाल करती थी, माताएं अपने बच्चों की देखभाल करती थी, जो पुरुष होते थे वह बाहर जाते थे अपनी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, जैसे कि पशुपालन। मार्गन का कहना है कि जब पशुपालन व्यवस्था प्रारंभ होता है तभी पितृ प्रधान सत्ता आरंभ होती है, पितृ प्रधान सत्ता तभी आरंभ होती है। और जो स्त्रियां उनकी होती हैं वह घर में रहती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, करती हैं, चूल्हे चौके करती हैं। और जो पुरुष होते हैं वह बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पशु लाते हैं, अनाज इकट्ठा करके लाते हैं, विभिन्न आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो धीरे धीरे वह जो पुरुष होता है वह मुखिया हो जाता है। तो इस तरह से पशुपालन व्यवस्था, एडवर्ड जैक्स के अनुसार पशुपालन व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था थी जहां से पितृ प्रधान सत्ता की स्थापना होती है। तो हम देखते हैं कि जितने भी विचारक हैं सारे विचारक रक्त संबंध पर बल देते हैं। और जैसा कि अरस्तु भी कहता है कि परिवार बना, सबसे पहले परिवार से कुटुंब बना, कुटुंब से ग्राम बना, ग्राम से राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से जो राज्य की उत्पत्ति होने में रक्त संबंध का योगदान रहा है। रक्त संबंध के फैलने से ही समाज विस्तृत हुआ और उसके बाद जटिल हुआ और विभिन्न सामाजिक संगठन को चलाने के लिए विभिन्न नियम बनने लगे, कानून बनने लगे। उनका एक नेता हो गया और वही नेता अपने समूहों को, अपने जो उनके वंशज होते हैं, जो उनकी पीढ़ियां होती हैं, उनको, उन पीढ़ियों को विभिन्न आदेश और दिशा निर्देश देते रहते हैं। इस तरह से बाद में चलकर वही व्यक्ति क्या होता है, राजा हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, धर्म। रिलीजन या इसको रीति रिवाज, कस्टम। राज्य की उत्पत्ति में धर्म का योगदान क्या रहा है? जैसा कि जो आदिम व्यक्ति जो था वह धर्म भीरु होता था। प्राचीन काल में धर्म का व्यापक प्रभाव था, सर्वत्र धर्म का ही प्रभाव था। या हमें इस तरह से कह सकते हैं कि धर्म ही राज्य था, राज्य ही धर्म था। उसमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। आदिम समय में बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। न तो कला थी, न साहित्य थी, न संस्कृति थी, न तो विज्ञान था। व्यक्ति जो पूर्ण रूप से क्या था, प्राकृतिक था, प्राकृतिक पर्यावरण में रहता था। उसकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हुई थी। प्रकृति के रहस्य को समझने में वह असमर्थ था। आदिम मनुष्य जन्म और मृत्यु के तथ्य को समझने में असमर्थ था। वह उसके लिए मानव जीवन जो था वह रहस्यों से भरा हुआ था। वह व्यक्ति जो आदिम मानव होता था वह जिनसे भयभीत रहता था उन्हीं की उनकी पूजा करता था। जैसे कि कभी तूफान आता था, तो वह वायु से भयभीत होता था तो वह वायु की पूजा करने लगा। कभी अग्नि से भयभीत होता था, वह अग्नि की पूजा करने लगा। इसी तरह से वह पेड़ों की पूजा करने लगा, नदी की पूजा करने लगा, मेघ की पूजा करने लगा। और इस तरह से विभिन्न चीजों की, प्राकृतिक वस्तुओं की वह पूजा करने लगा, उनकी पूजा करने लगा। जैसे सूर्य देव, वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव, मेघदेव इत्यादि, इन सभी देवताओं की वह पूजा करने लगता है। तो इन सभी देवताओं की पूजा करने लगता है। और इसके बाद मनुष्य यह समझता है कि जो आत्मा है वह क्या है, आत्मा यह अमर है। मनुष्य का शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। उसको यह ज्ञान था कि आत्मा कभी मरती नहीं है और इसलिए उसके जो भी पूर्वज मरते थे वह उन पूर्वजों को दफनाते थे और फिर उनकी पूजा करते थे। जो पूर्वज काफी शक्तिशाली होता था, ज्ञानी होता था, उसके नेतृत्व की क्षमता होती थी, तो उनको ये डर लगता था कि यह जो व्यक्ति मरा है यह कहीं हमको परेशान न करने लगे, इसकी आत्मा हमें परेशान न करने लगे। और इस तरह से उन्होंने अपने पूर्वजों की पूजा करनी प्रारंभ कर दी, पूर्वजों की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। और इस तरह से पितृ पूजा की स्थापना होती। पितृ पूजा
प्रारंभ होता है, यानी कि पितर पूजा, जिसको हम कहते हैं पितर पूजा। पितर पूजा की स्थापना होती है। हम वर्तमान में भी देख सकते हैं, वर्तमान में जो भी समाज है वह अपने पितृदेव की पूजा करता है, अपने पितर पूजा करता है। तो इस तरह से पितर पूजा की स्थापना होती है। तो इस तरह से यह धर्म का व्यापक प्रभाव जो था, यह धीरे धीरे इस तरह से जो धर्म का प्रभाव था यह धीरे धीरे व्यापक होता चला गया। गिल क्राइस्ट महोदय कहते हैं, गिल क्राइस्ट कहते हैं कि कुटुंब उतना ही धार्मिक संघ था जितना कि स्वाभाविक। कुटुंब उतना ही धार्मिक संघ था जितना कि स्वाभाविक। गैटिल कहते हैं, लिखना संभव उतना नहीं है इसलिए मैं इसको बोल दे रहा हूं। गैटिल कहता है कि रक्त संबंध तथा धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे। रक्त संबंध, गैटिल क्या कहता है कि रक्त संबंध और धर्म यह क्या था, एक ही वस्तु के दो रूप थे। इसी तरह से विल्सन कहते हैं, विल्सन कहते हैं कि धर्म विचार था, सजातता इसका रूप थी, यह रक्त संबंध का चिन्ह और उसकी एकता का प्रतीक था। यह जो धर्म था वह रक्त की एकता का प्रतीक था, उसके चिन्हों का प्रतीक था। सर हेनरी मैन का कहना है, सर हेनरी मैन कि जिस प्रकार कुटुंब का मुखिया क्या होता था, कौन होता था, पिता होता था। इसी तरह से जन का मुखिया सबसे वृद्ध पुरुष होता था। इसी तरह गोत्र का भी जो सबसे सीनियर होता था, मोस्ट सीनियर होता था, वही वृद्ध पुरुष गोत्र का मुखिया होता था। जब गोत्र से राज्य की उत्पत्ति होती है तो यही गोत्र का प्रधान नेता हो जाता है और यही बाद में राजा हो जाता है। तो इस तरह से यह जो धर्म था मनुष्य के जीवन का आवश्यक अंग था। धर्म ही सब कुछ था। व्यक्ति धार्मिक था, वह विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करता था। वह जब प्रकृति से डरता था तो विभिन्न प्रकार के पूजा भी प्रारंभ होता है और काले जादू की भी का प्रारंभ इसी समय होता है। लोग अपने देवताओं के लिए, अपने टोली के, अपने कबीलों की देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि भी देते थे, पशु बलि देते थे, कभी कभी नर बलि भी दी जाती थी। ऐसा हमें समाज में पढ़ने को मिलता है, इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि समाज में नर बलि का भी प्रचलन होता है। हम वर्तमान समाज में भी देख सकते हैं कि पशु बलि का प्रचलन वर्तमान समाज में भी प्रारंभ है। वर्तमान समाज में भी पशु बलि का प्रचलन है। तो ये जो जितने भी विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ये उसी जमाने से चली आ रही हैं और सारे लोग अपनी परंपराओं का पालन करते रहे हैं और करते रहेंगे, भविष्य में भी करते रहेंगे। तो इस तरह से धर्म का विभिन्न प्रकार का योगदान था। लेकिन सर जेम्स फ्रेजर का कहना है कि गोत्र का शासन केवल मुखिया के द्वारा नहीं होता था, बल्कि गोत्र का शासन करने के लिए एक समिति होती थी। यह समिति होती थी जो गोत्र का शासन करती थी। यानी कि गोत्रों की एक समिति होती थी और समिति के माध्यम से निर्णय लिया जाता था। यह समिति किसकी थी? वृद्धों की समिति थी। और वृद्धों की जो समिति होती थी वही सब कुछ निर्णय लेती थी और वही लोगों को दिशा निर्देश देती थी। बाद में समिति का जो स्थान होता है वह एक जादूगर ले लेता है, जो यह बताता है कि वह उसके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां हैं। वह अपने शक्ति के द्वारा किसी को भी वश में कर सकता है, वह बारिश करा सकता है, तूफान ला सकता है। यानी कि वह एक तरह से जादूगर हो गया और सारे लोगों ने उसको मान लिया कि यह व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली है, यह अपने जादू से कुछ भी कर सकता है। तो वही व्यक्ति जो होता है गोत्र का प्रधान हो गया और सभी कार्यों के लिए उसकी अनुमति ली जाने लगी। वही व्यक्ति सारे कार्यों के लिए वह अनुमति प्रदान करने लगा और यही जादूगर गोत्र का राजा हो जाता है। जेम्स
फ्रेजर कहते हैं कि ऐतिहासिक काल तक इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, इतिहास में अनेक प्रकार के इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं कि जो राजा होता था वह चमत्कारिक व्यक्ति होता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राचीन काल में धर्म ने मनुष्यों के जीवन को संगठित किया, मनुष्यों को एक संस्कृति प्रदान की, एक सभ्यता प्रदान की, और विभिन्न कबीलों के देवता एक होते थे। यानी कि एक कबीले के जितने भी लोग होते थे सबके देवता एक होते थे, और कभी कभी दूसरे लोग भी आ जाते थे, उस कबीले के रीति रिवाज को, संस्कार को एडाप्ट कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे, उनका भी देवता वही हो जाता था। और यह जो धर्म का प्रभाव था, धर्म के प्रभाव ने लोगों के ऊपर शिष्टाचार और अनुशासन, यह जो नियम था, नियम बन गया, लोगों का नियम बन गया। लोग शिष्टता से रहने लगे, धर्म के अनुसार जीवन का निर्वहन करने लगे और अनुशासित रहने लगे। राज्य के निर्माण में धर्म का प्रत्येक स्थान पर महत्व था। यह धार्मिक एकता थी, भाषा की एकता थी, लेकिन कहीं कहीं धार्मिक एकता या भाषा की एकता हम देखते हैं इतिहास में कि यह बहुत मायने नहीं रखती है। धर्म की एकता, लोग कुछ विचारक कहते हैं कि धर्म की एकता ने राज्य का निर्माण किया, लेकिन कहीं कहीं धर्म की एकता होते हुए भी वहां राज्य का निर्माण नहीं हो पाया है। कुछ भी हो, लेकिन राज्य की उत्पत्ति में इस धर्म का योगदान भी रहा है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक आवश्यकताएं या संपत्ति। इसको मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर या यह अध्याय बहुत लंबा है और सारे तथ्यों को एक ही वीडियो में प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है। अतः इसके आगे पढ़ने के लिए आप लोग मेरा राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का भाग 2 देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।